तो अब नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग हो उससे पहले ही मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं 1.5 के लाइक्स का टारगेट है तो कंप्लीट करवा देना। चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं छोटे से एक पास्ट सीन को, जहाँ पर कोई बोलता है, बू क्योफेंग, तुमने प्रेसिडेंट पर तब अटैक किया जब वो अकेले थे और उन्हें पॉइजन देकर उनकी जगह लेने की कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट तब नहीं मरे, जिससे तुम्हारा प्लान पूरे तरीके से बिगड़ गया क्योंकि वहाँ पर तबाह कर गार्ड ने उनकी जान बचा ली थी। तो उसके बाद फिर तुमने जाकर प्रेसिडेंट के छिपे होने का फायदा उठाया, जिसकी वजह से तुमने पहले ही मोस्टर टेरिटरी ट्रायल स्टार्ट करवा दिया क्योंकि तुम मर्सनरी एसोसिएशन के ट्रेजर तक पहले पहुंचना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लान भी मैंने तुम्हारा बिगाड़ दिया और फिर उसके बाद तुमने एक खतरनाक चाल चली, जहाँ पर तुमने 2 मोस्टर किंग्स के बच्चों को ग्रे रिल मोस्टर केव में काबू करने के लिए बीस्ट टेमिंग फ्लूट का इस्तेमाल किया। तुमने 2 मोस्टर किंग को उनके बच्चों की धमकी दी ताकि वो पैराडाइज टावर को तोड़ने के लिए मोस्टर की एक आर्मी के साथ अटैक करवा सकें। बू क्योफेंग, तुम्हारे जैसा एक घटिया इंसान मर्सनरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है। जहाँ इतना बोलते हुए हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के अंदर से वापस ओरा रिलीज होने लगता है और इतना सुनने के बाद सभी गार्ड्स भी बोलते हैं, हाँ तुम एसोसिएशन में रहने लायक भी नहीं हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर बू क्योफेंग की एक छोटी सी आर्मी और मर्सनरी एसोसिएशन की आर्मी आमने सामने खड़ी हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं डिकॉन को, जिसको चारों तरफ से वापस मोस्टर्स ने घेर लिया होता है। और तभी कोई बोलता है, अब पूरे तरीके से बाजी पलट चुकी है। अब यहाँ पर 2 बीस्ट किंग भी बू क्योफेंग को पीछे से और आगे से घेर लेते हैं, लेकिन अब अपने प्लान्स को इस तरीके से वेस्ट होते हुए देख बू क्योफेंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा इतना अच्छा प्लान एक बच्चे के हाथों बर्बाद हो जाएगा। जितना सुनने के बाद फिर प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, क्योफेंग, तुम्हारा प्लॉट पूरे तरीके से फेल हो चुका है, अब कोई रास्ता नहीं बचा है तुम्हारे लिए, बस अब तुम हार मान भी लो। जितना सुनने के बाद बू क्योफेंग गुस्से में बोलता है, बुड्ढे, तुम किससे हार मानने के लिए कह रहे हो, मेरे पास हमेशा से एक बैकअप प्लान होता है। और अब इस चीज को सुनने के बाद डायरेक्टर भी बोलते हैं, झूठ बोलना बंद करो बू क्योफेंग, मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगा जो उसने कहा था, लेकिन अगर अब तुम यहाँ पर हार मान भी लेते हो तब भी तुम्हें मरना होगा। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर दोनों बीस्ट किंग बू क्योफेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग शॉक वेव्स पैदा होने लगती हैं। जितना देखने के बाद डायरेक्टर शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या ये क्या था। उन्होंने उन दोनों मोस्टर किंग के अटैक को रोक दिया। जहाँ पर हम देखते हैं 2 पर्सन्स ने आकर मोस्टर किंग के अटैक को रोक रखा होता है। ये तो वॉर गॉड लेवल मोस्टर्स हैं। और उन्हें देखने के बाद फिर प्रेसिडेंट भी बोलती हैं, मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बू क्योफेंग के पास इतने ज्यादा पावरफुल एक मास्टर लेवल के कमांड्स भी हो सकते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर उनमें से एक पर्सन बोलता है, मिस्टर बू क्योफेंग, जैसा तय हुआ था हम लोग सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर आप इस हालत में निपट नहीं पा रहे हो तो बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके पीछे हट जाओ। लेकिन तभी इतना सुनने के बाद बू क्योफेंग काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, पीछे हटना, ये शब्द मुझसे तब से नहीं कहा गया जब से मैं एक वॉर गॉड ड्रिल में पहुंचा हूँ। मैं मर्सनरी एसोसिएशन का एक नया प्रेसिडेंट हूँ। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अचानक से बू क्योफेंग अपने अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेता है। मैं तुम जैसे कमजोर लोगों के एक झुंड से हार कैसे सकता हूँ, तुम्हें पता होना ही चाहिए मैं बू क्योफेंग हूँ। एंड हम यहाँ पर देखते हैं बू क्योफेंग के इतना करने की वजह से उसके आसपास का ओरा उसके अंदर ही खुद समाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर टाइप शील्ड बन जाती है। कोई भी यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर बू क्योफेंग पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और उसे देखने के बाद तो फ्रांसिस भी घबराते हुए बोलता है, इसकी पावर का लेवल तो एक तरीके से, बट इसी बात को फिर प्रेसिडेंट कंटिन्यू करती हैं, ये एक एडवांस वॉर गॉड लेवल पर पहुंच चुका है। बुड्ढे, क्या तुमने कहा था कि मेरे प्लान फेल हो गए हैं, मैं अब तुम्हें पहले मारने वाला हूँ। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर बू क्योफेंग प्रेसिडेंट के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से अपने प्रेसिडेंट खुद के सामने एक बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं। और इस चीज को देखने के बाद डायरेक्टर भी बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। प्रेसिडेंट, अब उससे पहले वो कुछ बोल पाते हमें एक काफी बड़े धमाके को दिखाया जाता है, जहाँ पर बू क्योफेंग बोलता है, बुड्ढे तू। एंड अब वहीं पर देखते हैं अपने प्रेसिडेंट को, जिन्होंने अपने सिर्फ एक हाथ से ही इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। हाँ, मैंने पैराडाइज टावर में जो भी टाइम बिताया वो सिर्फ इस पॉइजन को ठीक करने के लिए नहीं गया, बल्कि इस पॉइजन का यूज करके एडवांस वॉर गॉड ड्रिल तक एक बार में जबरदस्त तरीका पाने के लिए भी किया गया है। बू क्योफेंग, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है तुम्हारे प्लान्स पूरे तरीके से फेल हैं। जिसके बाद फिर बू क्योफेंग गुस्से में बोलता है, बुड्ढे, तो चलो यहाँ पर अपनी डेथ के लिए फाइट करते हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंसली तरीके से होने लगती है। जितना देखने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है,
क्या ये एक एडवांस वॉर गॉड की पावर है? ये कितने ज्यादा पावरफुल हैं। पर वहीं पर पीछे से डिकॉन बोलता है, फ्रांसिस आखिरकार तुम कहाँ पर देख रहे हो? एक एडवांस वॉर गॉड लेवल मास्टर की फाइट को देखने के बाद क्या तुम ये सोच रहे हो कि जब तुम उस लेवल पर पहुँचोगे तो कैसा होगा? लेकिन बहुत बुरा है, क्योंकि तुम्हें वो दिन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आज तुम्हारी मौत वाला दिन है। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही डिकॉन अपने हाथ में एक हैमर को अपीयर कर लेता है, जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी बोलता है, मेरी मौत क्यू ज़ैंग, तुम गलत हो, मैं आज तुम्हें मारूंगा और अपने द ब्लेड ऑफ रेट्रीब्यूशन का यूज करके तुम्हारे हार्ट पर ही एम करूंगा। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर डिकॉन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बुरे तरीके से घायल हूँ। तुम बस एक बिगड़े हुए बच्चे हो जो अभी तक वॉर गॉड रिल्म तक नहीं पहुँचे हो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही डिकॉन भी अपने अंदर वही सेम इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से अचानक से उसकी स्ट्रेंथ और पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी फिजिक भी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत लग रही होती है। चलो अब आ भी जाओ और अब अपनी डेथ तक फाइट करते हैं। जहाँ पर इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस भी घबराते हुए बोलता है, डैम इट, क्या यहाँ पर क्यू ज़ैंग की इंजरीज भी हील हो गयी? और वो ब्लैक पोशन तो। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। आई नो कि यार एपिसोड थोड़े छोटे हैं, बट यकीन मानो यहाँ पर एपिसोड सच में ही खुद छोटे हैं। तो वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में ही डिकॉन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और वो बोलता है, मेरी इंजरीज पूरे तरीके से हील हो चुकी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? भले ही मैं अभी यहाँ पर एक वॉर गॉड लेवल पर हूँ, बट अगर मेरी नजरों से देखो तो कमजोर यहाँ पर तुम हो। अब इस चीज को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? क्यू ज़ैंग, भले ही तुम्हारी इंजरीज हील हो चुकी हो, क्या तुमने सच में अपनी पावर को भी वापस पा लिया है? और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स अचानक से ही डिकॉन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पर डिकॉन अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमजोरों, मुझे कम समझने की? और हम देखते हैं यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही डिकॉन तीनों मॉन्स्टर्स को अपने सिंगल स्ट्राइक के अंदर ही पीछे गिरा देता है। मेरे रास्ते से हट जाओ और तुम तीनों मॉन्स्टर्स बस मारे जाओ। अब यहाँ पर डिकॉन की ऐसी पावर को देखने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, एक अटैक के अंदर 3 वॉरलॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर्स को गिरा दिया। भले ही अभी उसके अंदर पूरे तरीके से स्ट्रेंथ वापस ना आई हो, लेकिन उसकी पावर लगभग 70% तक रिकवर हो जानी चाहिए। लेकिन क्या वो अजीब सा ब्लैक पोशन सच में कोई हीलिंग पोशन था? नहीं, बल्कि वो ब्लैक पोशन डेफिनेटली हीलिंग पोशन तो नहीं था। जहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे डिकॉन की पावर और भी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी वेन्स भी बाहर नजर आने लगती हैं। वरना तो यहाँ पर क्यू ज़ैंग ने वो पोशन पहले ही पी लिया होता जब वो बुरी तरीके से इंजर्ड था। हो सकता है ऐसा जरूर होगा कि इस काले पोशन में कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही। और तभी हम देखते हैं अचानक से डिकॉन की बॉडी जगह जगह से क्रैक होने लगती है और उसके अंदर से ब्लैक कलर का ब्लड बाहर आने लगता है। अब उस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक था। खैर अब उससे पहले फ्रांसिस कुछ बोलता, डिकॉन ही बोलना स्टार्ट करता है, फ्रांसिस बास्टर्ड, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्यू ज़ैंग, तुम्हारी इस विश को पूरी करना थोड़ा मुश्किल है। बट वहीं पर फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है, मेरी करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए वॉर गॉड लेवल के मास्टर के खिलाफ जीतने का कोई भी मौका नहीं है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को ऐसे देखने के बाद डिकॉन जल्दी से बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम देखो तो अभी भी कितने ज्यादा एरोगेंट हो, इस बार तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन फ्रांसिस वापस से बोलता है, हालांकि शायद मैं वॉर गॉड लेवल के मास्टर को रोक सकूं। और इसी चीज को बोलते हुए अपना फ्रांसिस सोर्ड की मदद से डिकॉन के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जहाँ पर अपना फ्रांसिस खड़ा होता है वो जमीन अचानक से काफी ज्यादा क्रैक होने लगती है। और डिकॉन भी इस चीज को देखने के बाद गुस्से में बोलता है, क्या उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया? लेकिन इतना सुनने के बाद फ्रांसिस एक छोटी स्माइल के साथ खुश होते हुए बोलता है, क्या तुम सरप्राइज हो गए कि मैंने तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर लिया? क्यू ज़ैंग, तुम्हारी स्ट्रेंथ पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है, मुझे लगता है कि वो शायद अभी तक सिर्फ 60% ही रिकवर हो पाई है। और इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स क्वेशी वॉर गॉड रिल्म को एक्टिवेट कर लेता है। वॉर गॉड लेवल सोर्ड टेक्निक, फ्लेमिंग सोर्ड पावर और द एन्चांटमेंट ऑफ बैटल टेरिटरी रेजोनेंस। जहाँ इतना बोलने के साथ ही फिर अपना फ्रांसिस बताता है, एक वॉर गॉड लेवल के मास्टर को रोकने के लिए ये सभी चीजें काफी ज्यादा नेसेसरी हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं डिकॉन को, जो कि बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे वापस से फ्रांसिस के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, फिर भी तुम जैसे बास्टर्ड की हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। और हम देखते हैं इस चीज का इम्पैक्ट इस बार भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इस बार अपना फ्रांसिस इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। वो सही कह रहा है, भले ही मेरे पास अपने कुछ 1-2 ट्रम्प कार्ड हैं,
लेकिन उसके बावजूद मेरी स्ट्रेंथ और एक वोरगोड लेवल के मास्टर की स्ट्रेंथ, इन दोनों स्ट्रेंथ के बीच ही बहुत बड़ा फर्क है। क्यूजेंग को हराना मेरे लिए मुश्किल होगा, भले ही उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम ही क्यों ना हो गई हो। हालांकि अब यहाँ पर फ्रांसिस उससे आगे कुछ बोलता, डिकॉन वापस से अटैक करते हुए बोलता है, फ्रांसिस अब मैं तुम्हें नर्क में भेजने वाला हूँ, चलो अब मारे जाओ। तभी इतना बोलने के साथ डिकॉन वापस से फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस इस अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन वही दूसरे ही पल डिकॉन वापस से अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है, छोटे बास्टर्ड देखो तो अब देखते हैं तुम और कहां पर डॉज कर सकते हो, चलो मर भी जाओ। अब यहाँ पर वापस से अटैक को सामने आते हुए देख फ्रांसिस बोलता है, अगर मैं इस अटैक से डायरेक्ट भिड़ता हूँ तो डेफिनेटली ये मेरा नुकसान ही होगा। और इतना बोलने के साथ ही फिर फ्रांसिस यहाँ पर घोस्ट फेस्ड कवरिंग का यूज करता है, जितना देखने के बाद यहाँ पर डिकॉन बहुत ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या वो बास्टर्ड अभी गया कहाँ पर। और इतना बोलते हुए डिकॉन अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन तभी पीछे से अपना फ्रांसिस अटैक करते हुए बोलता है, मैंने कर ही दिया, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। घोस्ट फेस्ड कवरिंग एक मॉन्स्टर किंग की एबिलिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वोरगोड लेवल के मास्टर को भी मेरी मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने में काफी ज्यादा ट्रबल हो सकता है, और इस तरीके से शायद मुझे क्यूजेंग के अगेंस्ट जीतने का एक चांस भी मिल सकता है। अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस के उस हिडन अटैक की वजह से डिकॉन गुस्से में आकर बोलता है, तुम बास्टर्ड, तुम एक आफत हो, मुझे तुम्हें अभी के अभी मार नहीं होगा, चलो अब मर भी जाओ। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही डिकॉन फ्रांसिस पर वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी अचानक से वापस फ्रांसिस घोस्ट फेस्ड कवरिंग का यूज करता है और डिकॉन के पीछे आ जाता है, जहाँ पर फिर वो आते ही अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, फ्लेमिंग सोर्ड पावर। लेकिन इस बार ना जाने क्यों डिकॉन काफी ज्यादा खुश होता है। हे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे इस सेम अटैक से वापस इंजर्ड हो जाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही डिकॉन अपने पीछे से काफी ज्यादा एरोज को बाहर की तरफ निकाल लेता है, एंड हम देखते हैं इस बार फाइनली अपना फ्रांसिस इन चीजों की पकड़ में आ जाता है। नहीं, ये तो एक तरीके से पैरालाइजिंग वाले सेंसेशंस हैं, डैम इट, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और अब इस चीज को करने के बाद डिकॉन एक इविल लुक के साथ बोलता है, फ्रांसिस क्या तुम्हें पेन फील हो रहा है, खैर छोड़ो, जब मेरी स्ट्रेंथ मुझे थोड़ी सी और वापस मिल जाएगी तब मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को इस हाल में देखने के बाद प्रेसिडेंट काफी ज्यादा घबराने लगती हैं, ब्रदर फ्रांसिस। और इतना बोलने के साथ ही फिर प्रेसिडेंट अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेती हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ बास्टर्ड। और वहीं पर हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि मन में बोलते हैं, अरे नहीं, फ्रांसिस को मारा नहीं जा सकता। लेकिन अब यहाँ पर अपने प्रेसिडेंट को ऐसा देखने के बाद बुक्योफेंग बोलता है, ओल्ड मैन आखिरकार तुम देख कहाँ रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर बुक्योफेंग के इस अटैक को देखने के बाद प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसकी पॉइजनस पावर अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और अभी के बुक्योफेंग के पास सच में एक एडवांस वोरगोड जितनी स्ट्रेंथ आ चुकी है। लेकिन तभी यहाँ पर बीच में बात काटते हुए बुक्योफेंग बोलता है, ओल्ड मैन ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंगली है, तुम मुझसे लड़ते हुए भी उस बास्टर्ड फ्रांसिस को बचाना चाहते हो, लेकिन जो तुमने अभी यहाँ पर एक छोटा सा पोज लिया उससे मुझे कुछ तो समझ आ गया है। अब यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही बुक्योफेंग अपने एक और काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक को क्रिएट करने लगता है। ओल्ड मैन तुम्हारे शरीर में बचा हुआ वो पॉइजन पूरे तरीके से बाहर नहीं निकला है और तुम अभी तक एक एडवांस वोरगोड रिल्म तक नहीं पहुँचे हो, तो चलो भी अब मारे जाओ। एंड यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही ये वाला चैप्टर भी यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपने वीडियोस को एंजॉय किया होगा, अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।